नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विदार जी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए राजस्थान का जो सुजस बुलेटिन आता है उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी चीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन सी चीज़ आज की मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें विद क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। हम मेंस के क्वेश्चन भी डालने का नंबर लगा दिया है आज से हमने, कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका टॉपिक है, यदि वो मेंस में प्रश्न बनाता है तो किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उन मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप पीडीएफ ले लीजिए जाके मित्रों, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का नाम है भाइयों बहनों आईएएस आरएएस विदार जी। आप इस चैनल को जाके ज्वाइन करो और वहाँ से सीधी पीडीएफ ले लो। लिखने विखने के चक्कर में मत पड़ो, वैसे ही आप पूरे दिन बहुत लिखते हो, ठीक है। जितना हो सके दिमाग को कवर करने की कोशिश करो, दिमाग को भरो, ठीक है। और बार बार चीज़ों का रिवीजन करने की कोशिश करो। कॉपियों में लिख लिख के मोटे मोटे नोट्स बना के रखने की जो परंपरा है दोस्तों, उसको आप छोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो अपन चलते हैं सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और कीमती चीज़ों को हमेशा बचा कर रखना चाहिए मित्रों। तो देखो, आज महात्मा गांधी का एक कोट आया है, देखो साथ में, देखो वैसे रोज़ ही आता है लेकिन आज मेरी नज़र गई इस पर, तो क्यों ना आपको बता दूं कि जो प्रयास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। मतलब आप प्रयास करते रहोगे तो आप सफलता मिलेगी मिलेगी, आपके प्रयास कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं अपन सीधा आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो देखो दोस्तों, आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का दौरा किया है। कहाँ का किया है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का, ठीक है। अब देखो, इन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज है इधर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है SC/ST विकास कोष। देखो इसका नाम क्या है? SC/ST विकास कोष। तो किसके विकास के लिए कोष है ये? SC और ST के लिए, ठीक है। कितने का प्रावधान कर दिया इसमें मुख्यमंत्री जी ने? 500 करोड़ का। मतलब अब कितने का कर दिया? 500 का। इसका अर्थ ये है कि पहले भी कुछ ना कुछ प्रावधान होगा, जब भी तो उसको 500 करोड़ कर दिया। तो दोस्तों, पहले ये जो राशि थी वो 100 करोड़ रुपए की थी। कितने की थी? 100 करोड़ रुपए की राशि से जो था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान था इनके डेवलपमेंट के लिए। उसको बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया है, ठीक है। कि 500 करोड़ में SC की जो है डेवलपमेंट वो होगी और 500 करोड़ ST के डेवलपमेंट पर लगाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इससे क्या है? रोजगार उन्मुखी गतिविधियों के साथ ही कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे इस वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि SC/ST विकास कोष क्या है। यहाँ से आपका वनडे एग्जाम में भी प्रश्न बन सकता है, राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, ठीक है। और दूसरा, इसके उद्देश्य क्या है, ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर। मतलब वनडे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है उसके अंदर यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। एक तो कोष की राशि कितनी कर दी है और दूसरा इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है मित्रों। अब चलते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा और आगे। देखो इधर है पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं हैं उनको क्या है, जारी रखा है हमारी गहलोत सरकार ने, हमारी ये वाली जो गवर्नमेंट है, ठीक। उसमें बार बार एक चीज का जिक्र आता है और फिर से जिक्र आया है। देखो आप देखो, देखो यहाँ से देखो ERPC को जो हाईलाइट कर, प्रदेश के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाने वाली पूर्वी राजस्थान नहर जो परियोजना है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। गहलोत जी ने एक बार फिर से इसकी चर्चा कर दी है। तो देखो दोस्तों, ये आपके एग्जाम के अंदर तो आने वाली है, मिलने वाली है आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से बता देती हैं कि हम एग्जाम के अंदर आ रहे हैं भिड़ू, हमें तैयार कर लो। अगर नहीं करोगे भिड़ू तो आपका नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो अपन इसको तैयार करेंगे और देख लेते हैं सबसे पहले कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मतलब हम पास्ट में भी 1 या 2 बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, अब फिर से कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारे सामने जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ आती जाएगी हम उसकी आवश्यक रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे चर्चा करने से क्या होता है मित्रों कि आपका बार बार रिवीजन होता है, और जब आप किसी चीज़ का 10 से 12 बार रिवीजन करोगे तभी वो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए फलीभूत हो पाएगी दोस्तों। नहीं तो आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पढ़ा तो ये भी था, लेकिन आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा और आप तुक्का लगाओगे। तुक्का लगा के घर आके बोलोगे मैं जो लगाता हूँ मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरा पेन वहीं जाके गिरता है जो गलत होता है। वह सोच रहा था ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपन चलते हैं सीधे
पूर्वी जो नहर परियोजना है पूर्वी राजस्थान की उस पर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है उसमें से एक है पूर्वी राजस्थान की, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में तो इंदिरा गांधी है ये अपनी, लेकिन पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी, पूर्वी राजस्थान की जो है ये सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो 13 जिले हैं हमारे, जिसमें झालावाड़ मतलब हाड़ौती के 4, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, और सवाई माधोपुर करौली धौलपुर भरतपुर, और दौसा अलवर जयपुर और अजमेर और टोंक को 2051 तक पेयजल और सिंचाई के लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से पानी पहुँचाएंगे। भैया पानी पी लो और सिंचाई भी हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही चीज़ों के लिए भेज रहे हैं। तो दोस्तों कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि चंबल नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी, पार्वती है, काली सिंध है, मेज है। इसमें बरसात में जो पानी होता है, जब बरसात होती है तो आप चंबल का रौद्र रूप आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। मतलब चंबल के किनारे खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप छोटे मोटे किसी समुद्र के किनारे खड़े हो, इतना भयंकर रूप होता है इसका बरसात के मौसम में। तो क्यों ना जब बाढ़ आती हैं, जो गाँव वाँव बह जाते हैं, उससे अच्छा तो ये है कि जो सरप्लस वाटर आया उसमें उसको उठा के दूसरी जगह पर रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इस जो पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा और गंभीर जैसी नदियों तक पहुंचाए जाने की एक परियोजना है, ठीक है। ये 11 नदियों को आपस में जोड़ती है। नहरों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इसमें छोटे छोटे एनीकट बनाए जाएंगे, बांध बनाया जाएगा, नहरें बनाई जाएंगी। ये पूरी की पूरी एक परियोजना है जो क्या करेगी, लगभग 11 नदियों को आपस में जोड़ेगी। नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, ठीक है दोस्तों। देखो इस योजना के तहत 6 तो बैराज बनाए जाएंगे और 1 बांध बनाया जाएगा। अब देखो बैराज कहाँ कहाँ बनने हैं, तो 12 जिले की शाहबाद तहसील में कुन्नू नदी पर कुन्नू बैराज, और 12 जिले में ही किशनगढ़ तहसील में कूल नदी पर रामगढ़ बैराज। इसको आप याद रख लेना, रामगढ़ बैराज किस नदी पे है, तो कूल नदी पे। कुन्नू बैराज किस नदी पे है, कुन्नू नदी पे, ठीक है। मांगरोल तहसील है 12 जिले की, वहाँ पे पार्वती नदी पर महलपुर बैराज बनाया जा रहा है। कोटा जिले की पीपलदा तहसील में नवरेरा बैराज बनाया जा रहा है। बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर मेज बैराज, और सवाई माधोपुर चौथका बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर राठौड़ बैराज बनाया जा रहा है। कोशिश करना इन बैराजों का नाम याद रख लो, और बैराज कहाँ पर और किस जिले में बने, कौन सी नदी पर बने, इसको भी आप याद रख लेना दोस्तों। प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से एक छोटा प्रश्न बन सकता है। देखो एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट कहाँ पर आके हार मान जाता है कि ये चीज़ अपन को याद अब नहीं करनी है, और अपन उसको छोड़ते हैं और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। क्वेश्चन पेपर हमेशा शैडो एरिया से बनता है, जहां आप जाके हार मान जाते हो, प्रश्न वहीं से बन जाता है, ठीक है मित्रों। इसलिए हार मत मानो, पूरा कंप्लीट करो, ठीक। देखो इसके अलावा क्या है, सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में डूंगरी बांध का निर्माण किया गया है। कौन से बांध का, डूंगरी बांध का। एकमात्र बांध है इस पूरी परियोजना का, मतलब सारा का सारा पानी एटलीस्ट कहाँ आने वाला है, सारे बैराज और नहरों में और नदियों में होके तो डूंगरी बांध के अंदर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ही पानी को इकट्ठा किया जाएगा। उसकी जल भराव क्षमता इसकी 2099 MCM होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो राजस्थान की पूर्वी नहर परियोजना है वो आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये पूरे राजस्थान की नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ओके, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। ये वाला जो न्यूज आर्टिकल है वो आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब चलते हैं देखो थोड़ा सा और आगे। देखो हमारे गहलोत जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करेगी तो राज्य सरकार उसका विकास करवाएगी। गहलोत जी कह रहे हैं कि मानगढ़ धाम को आप राष्ट्रीय महत्व का इतिहास, वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। तो देखो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से क्या होता है, एक तो जो बजट है उसके अंदर इसका प्रावधान होने लग जाता है, राष्ट्रीय स्मारकों के लिए अलग से पैसा जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात मानिए, हम मानगढ़ धाम की डिमांड कर रहे हैं, कोई और किसी की डिमांड कर रहा है, तो हमारे जितने भी जो हैं राज्य सरकार हैं वो 2, 4, 5, 7, 10, 8 इस तरह से हैं जो सारी की सारी सरकारें उसके डिमांड कर रही हैं। तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें डिले भी हो जाती हैं, ठीक है मित्रों। लेकिन अपने लिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मानगढ़ धाम है। अपन मानगढ़ धाम को पढ़ते हैं, पहले देखते हैं यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर यहाँ मेंस का प्रश्न बनता है तो बनेगा सबसे पहले गोविंद गुरु के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। जो गोविंद गुरु थे, यहाँ पर जो सभा पूरी आयोजित की जा रही थी वो गोविंद गुरु के नेतृत्व में ही की जा रही थी, और फिर यहाँ पे क्या होता है, फायरिंग होती है, और अंत में जो नतीजा था वो तो आप सब लोगों को पता ही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मानगढ़ हत्याकांड पर विस्तार से आप वर्णन कीजिए। जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ है उसका क्या कीजिए, आप विस्तार से वर्णन कीजिए। इस तरह से यहाँ से आपसे मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अपन मानगढ़ धाम के बारे में जान लेते हैं।
देखो दोस्तों, राजस्थान में बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वो अरावली का क्षेत्र है, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों ही सीमाएं लगती हैं इससे। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर है, अरावली का पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में एक क्षेत्र है जो आपके गुजरात और आपका मध्य प्रदेश दोनों से इसकी सीमा लगती है। यह सारा का सारा कैसा क्षेत्र है? ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर भील जनजाति आवाज क्या है, बहुतायत में मिलती है। सभी सामंत, रजवाड़े, रजवाड़े का मतलब होता है राजा महाराजे, अंग्रेज, इनकी अशिक्षा और सरलता और गरीबी का लाभ उठाकर इनका बहुत शोषण कर रहे थे। देखो, शोषण तो गरीब हो, लाचार हो, उसका शोषण तो आज भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले तो मेरे मित्रों, मजबूती लाओ, शक्ति लाओ, शक्ति का संग्रह करो जितना कर सकते हो, शक्ति का संचय करो जितना कर सकते हो। यदि आपके पास शक्ति है तो आपके पास सत्ता है, और सत्ता है तो सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या है, फैली जो कुरीतियाँ थी इस समाज में, अंधविश्वास थे, उनको मिटाने के लिए एक गुरुजी आते हैं, गोविंद गुरुजी। ठीक है, उनके नेतृत्व में क्या होता है, एक बड़ा सामाजिक एवं आध्यात्मिक आंदोलन होता है जिसको भगत आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, भगत आंदोलन के प्रणेता कौन है? गोविंद गुरु। ठीक है, भगत आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन। भगत आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो मानगढ़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, राजस्थान से। ठीक है, तीनों चीज़ आपको पता लग गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ये सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन था, मतलब अंधविश्वास वगैरह कुरीतियों को पीछे छोड़ना और अशिक्षा को पीछे छोड़ना। इस चीज़ के लिए इस आंदोलन का क्या हुआ था? प्रादुर्भाव हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसका नाम क्या था? भगत आंदोलन। किसके नेतृत्व में हुआ? गोविंद गुरु के नेतृत्व में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे भगत आंदोलन, या मेंस में 2 अंकों में पूछा जा सकता है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे। देखो, गोविंद गुरु का जन्म जो है, यहाँ से गोविंद गुरु के बारे में आपको कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी जिससे आधार पर आप गोविंद गुरु के व्यक्तित्व से परिचित हो सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछली बार अरुणा आसफ अली के बारे में पूछा जा चुका है। उससे पहले भी जो कौन थे, बाराहट बंधु हैं, उनके बारे में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाता रहेगा बार बार। ठीक है, तो इसलिए आप उसको पूरा सा पहले से ही क्या कर लो, रट्टा मान लो। ठीक है, कौन सा जो एक कोई महापुरुष है उसके बारे में आपसे पूछते ही रहेंगे। ठीक है, तो गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ? 1858 को डूंगरपुर जिले के बांसिया में। ठीक है, भगत आंदोलन 1890 के दशक में शुरू हुआ, जो अपन ने अभी ऊपर देख लिया। भगत आंदोलन क्या था? सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन था। कौन से स्थान पर? मानगढ़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, इसके यहाँ पर इसके आसपास के क्षेत्र में ही ये आंदोलन शुरू हुआ। किसने प्रादुर्भाव किया इसका? तो गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, आंदोलन में अग्नि को प्रतीक माना गया। आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भगत आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक माना गया? जैसे 1857 की क्रांति में रोटी और कमल को प्रतीक बनाया गया था, उसी तरह से जो भगत आंदोलन है उसमें किस चीज़ को प्रतीक बनाया गया दोस्तों? अग्नि को। ठीक है, अनुयायियों ने क्या किया? अग्नि के समक्ष खड़े होकर धूनी करना। धूनी करने का मतलब होता है अग्नि को साक्षी मान के शपथ उठाना। ठीक है, यहाँ पर धूनी करते थे ये लोग। ओके, अब 1883 में क्या हुआ? संप सभा की स्थापना कर दी। संप सभा की स्थापना भी किसने करी? आपके गोविंद गुरु ने ही की थी। इस संप सभा का उद्देश्य क्या था? देखो, वहाँ पर सामाजिक और आध्यात्मिक अपन क्या कर रहे थे? आदिवासियों का विकास। और यहाँ पर क्या कर रहे? संप सभा के माध्यम से शराब, मांस, चोरी, व्यभिचार आदि से दूर रहने की इन्होंने सलाह दी। परिश्रम करके सादा जीवन जीना, प्रतिदिन स्नान करना, ये भी बताया गया। भैया रोज नहा तो लिया करो यार, तुम लोग आ जाते हो यहाँ पर गुरु दक्षिणा लेने, बदबू के मारे रुका नहीं जाता। यज्ञ करो, कीर्तन करो, विद्यालय भेजो बच्चों को, पढ़ाई लिखाई करो, आपसी झगड़ों को पंचायत में सुलझाओ। जब आप दरोगा के पास जाओगे ही नहीं, जब आप सामंत के पास जाओगे ही नहीं, जब आप जमींदार के पास जाओगे ही नहीं, तो जमींदार आपका नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठा लेगा? तो आप अपनी पंचायत बनाओ और वहीं पर क्या करो, जो भी झगड़े हैं उनको सुलझाओ। ठीक है, अन्याय मत सहो, अंग्रेजों के पिट्ठू जो जागीरदार हैं उनको लगान मत दो, बेगार मत दो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। अब देखो दोस्तों, संप सभा के काम कितने प्रोग्रेसिव थे। कब हो रहा है? 1883 के अंदर हो रहा है ये सब कुछ। अब हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति विशेष ने भारत को आज़ादी दिलाई, लेकिन बोलिए उस समय उस व्यक्ति विशेष का कोई अस्तित्व ही नहीं था। 1883 के अंदर वो व्यक्ति विशेष राजनीति में घुसता है 1915 में, और पहली बार अपना एक एक्सपेरिमेंट करता है चंपारण के अंदर जाके। उससे पहले तो कई, देखो, मानगढ़ हो चुका है, जलियांवाला तुरंत हुआ ही था जैसे ही वो व्यक्ति एंटर होता है, बंग भंग आंदोलन पहले ही हो चुका था, स्वदेशी जिसको अपन बोलते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार। देखिए, भारत की जनता बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों के योगदान को बढ़ा चढ़ाकर, देखो योगदान सबका है, उन व्यक्ति विशेष का भी है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा भैया। देखो, कई
बैठे होंगे उनके भगत, तो क्या पता। भक्त किसके भी मत बनो, ना मोदी जी के बनो ना गांधी जी के बनो, ठीक है, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए क्या किया, गांव गांव जाकर प्रचार किया, इस तरह के सूत्र दिए थे। तो इस तरह के सूत्र देने पर कुछ ही समय में लाखों उनके अनुयायी बन गए, भगत बन गए उनके, ठीक है। अब भगत बन गए तो क्या हो गया दोस्तों, इस सभा का वार्षिक मेला लगने लग गया। वार्षिक मेला कहाँ लगता था, मानगढ़ पहाड़ी पर। याद रखना एक चीज, वार्षिक मेला लग रहा है, संप सभा का वार्षिक आयोजन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मानगढ़ पहाड़ी पर। कब हो रहा है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को, प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को। तो आप मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को जब बताओ मेले का आयोजन कब हो रहा है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को। तो हत्याकांड भी कब हुआ होगा, तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को। यहाँ पर लोग क्या करते थे भैया, हवन करते थे, और क्या करते थे, आहुतियाँ देते थे, और क्या करते थे, सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते थे। मतलब ये जो एक मेला था वो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों का चर्चा करने की एक स्थान बन गया, ठीक है। इससे बागड़ का बनवासी जो था वो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकने लग गया, खटकेगा ही भाई, ठीक है। फिर क्या होता है, 17 नवंबर 1913 की बात आ जाती है, जब मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद जी थे, गोविंद गुरु थे, उन्होंने क्या किया कि एक पत्र लिखा और आदिवासियों की जो समस्याएं थीं उनके बारे में प्रशासन को अवगत कराया कि आप हमारी इन समस्याओं का समाधान करिए, ठीक है। लेकिन प्रशासन ने क्या किया, भाई प्रशासन तो पहले से परेशान था कि आप लोग, मतलब इस तरह की अगर जनता जागरूक होगी तो अंग्रेजों का शासन तो उखड़ जाता बहुत पहले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पहाड़ी को ही घेर लिया और मशीन गनों से फायरिंग धड़ 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 शुरू, ठीक है। मतलब मांगा क्या था, मांगा था कि भैया हमें सुविधाएं दो, हमें शिक्षा दो, हमारे आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करो। मिला क्या, गोलियां, बुलेट्स, ठीक है। कर्नल सटन ने क्या किया था, उनके नेतृत्व में गोलीबारी हुई, हजारों लोग मरे, 1500 बोला है भैया, ब्रिटिश राज ने खुद अपनी रिपोर्ट में बोला कि 1500 लोग मरे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जहां हजारों लाखों की संख्या में तादाद में लोग मौजूद हों, इकट्ठे हुए हों और गोलियां चल रही हों तड़ातड़, तो 1500 ही मरेंगे, क्या जाने कितने मरे होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ, गुरु गोविंद जी को क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया गया। पहले उनको फांसी की सज़ा सुनाई, फिर उसको कंसेशन दे के क्या कर दिया, आजीवन कारावास कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, अंत में उनके जो आचार विचार थे उनको देखते हुए उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया और 1923 में उनको जेल से रिहा कर दिया, ठीक है। उन्होंने भील सेवा सदन जालोद के माध्यम से विभिन्न सेवा कार्य किए और अंत में 1931 में गुजरात में उनका देहांत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पर बनी समाधि पर आकर लाखों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ये समाधि, ये क्या है, पहाड़ी, ये मानगढ़ धाम है दोस्तों। अब आपकी समझ में आ गया होगा जो ऊपर प्रश्न मैंने पूछा है कि गोविंद गुरु के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ से आप आंसर भी दे सकते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है उसको, तो ठीक है। अब मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के बारे में लिखने को आए तो आप आराम से भगत आंदोलन, संप सभा के बारे में चर्चा करते हुए मानगढ़ हत्याकांड तक पहुँच सकते हैं। तो मतलब 20 से लेकर 100 शब्दों तक जो भी आपके पास प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर देने में सक्षम है। तो मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, पहले पेज पर बस यही न्यूज़ हैं, बाकी अपन दूसरे पर चलेंगे तो महंगाई राहत कैंप है, तीसरे पर चलेंगे तो फिर से महंगाई राहत कैंप है, ठीक है। चौथे पर चलेंगे तो यहाँ पर 1-2 न्यूज़ है जो आपके मतलब की है। देखो, पहले तो आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जी से क्या की, मुलाकात की। ये चीज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो यहाँ पर एक आया जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना, ठीक है। तो जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है, कोटा में। इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स हैं, उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, यह क्या है, देश का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, ठीक है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय, पहला पूरे देश का, ठीक है। यह विश्वविद्यालय 50% आदिवासी समाज के छात्रों को भविष्य संवारने के लिए क्या देता है, रिजर्वेशन देता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में देता है। तो यहाँ आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, जिसको मैं बताना चाहता था, वो ये थी कि ये देश का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय है। कौन सा, जय मिनेश। ये कौन सी जगह पर स्थापित है, कोटा के अंदर, ठीक है मेरे मित्रों। इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, ठीक है।
थोड़े से और आगे में कुछ नहीं है, हमारे जो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स चल रहे हैं उसमें हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये? भोपाल के अंदर, और दिल्ली और ग्वालियर में साथ साथ में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो बीकानेर के केशव बिश्वाजी हैं उन्होंने वेट लिफ्टिंग में हैवी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। भरतपुर के वीर प्रताप ने टाइकोंडो में, और चूरू की सुश्री सपना ने कुश्ती में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। और लॉन टेनिस में क्या हुआ है, महिला टीम ने रजत पदक जीता है। और बैडमिंटन में वंश शर्मा और आदित्य राजौरिया और कार्तिक जैन ने टीम स्पर्धा में कांस्य जीता है। बैडमिंटन की टीम में, टीम जो मेंबर टीम बन के खेलते हैं ना उसमें। तो दोस्तों आपको इतने सारे नाम याद नहीं रखने हैं, नाम नहीं रटने हैं, लेकिन जब तक मैं आपको नाम वगैरह बता रहा हूँ आप उनको एक बार देखते रहिए। अंत में जब यह प्रतियोगिता संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको ही अपन याद करेंगे, उनको ही रटेंगे, उससे ज़्यादा अपन नहीं रटेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब एक और न्यूज़ है यहाँ पर। ये प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल अच्छी जो न्यूज़ नहीं है, लेकिन मेंस के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन बनना है दोस्तों कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। आप, मैं जो प्रश्न देता हूं आपको वो प्रश्न आप देखिए, और जो मेंस के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर एक बार आप चर्चा कीजिए, उन पर देखिए। आप देखो बहुत सारी समानताएं मिलेंगी, और हो सकता है हम ये प्रश्न करते करते पूरे क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कर डालें। ठीक है, देखो दोस्तों, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? बृहद स्तर पर प्रयास कर रही है। गहलोत जी ने क्या कहा है? 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक परिवर्तन करने के प्रयासों को स्वीकृति दी। इसके तहत क्या किया गया? देखो अब हमारा आंसर यहाँ से शुरू होता है। इसके तहत किसानों को जैविक बीज दिए जा रहे हैं, जैविक उर्वरक दिए जा रहे हैं और कीटनाशक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें 23.57 करोड़ रुपए की लागत आई है। किसमें? जैविक बीज, जैविक उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने में। ठीक है, इस प्रकार 50,000 कृषकों को जैविक खेती के लिए प्रति कृषक 5,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। इससे किसान खेतों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कार्य कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति प्राप्त होने तक कृषक चयन, कृषक समूह गठन, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण, मतलब देखो उनका चयन करना, उनका गठन करना समूहों का, कि हाँ भाई जब तक चयन नहीं होगा, गठन नहीं होगा, जब तक आप कैसे क्या करोगे? फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर ट्रेनिंग देने के बाद क्या किया जाएगा? उनको राज्य निधि से 5 करोड़ रुपए तक की मंजूरी भी दी जाएगी। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। और उसके अलावा प्रति कृषक 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जैविक बीज दिए जाएगा, जैविक उर्वरक दिए जाएंगे, जैविक कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे। और क्या होगा? किसानों से बोला जाएगा कि आप जैविक खेती कीजिए। ठीक है मित्रों, देखो अब अंत में एक फोटो आया है। किसका? महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक, महिला एवं बाल विकास विभाग। योजना कौन सी है? आयन शक्ति उड़ान योजना। क्या है इसके? माहवारी में सभी किशोरी और महिलाएं उनको हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन को प्रतिमाह मुफ्त देना। ठीक है, और कौन सा अभियान है इसके अंतर्गत? चुप्पी तोड़ो। ठीक है दोस्तों, वोकल बनो। आपका ये प्राकृतिक नियम है, कोई आप लोगों ने अपनी मर्जी से थोड़ी किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको जितनी सारी न्यूज़ मैंने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, एग्ज़ाम में ओरिएंटेशन के साथ में कि एग्ज़ाम में किस तरह से किसी न्यूज़ का प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।